अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नू भली करे आया वशद के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, नया अज़्म है और इसके साथ हम हाजिर हैं बहुत सारे नए मौज़ूआत लेकर। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ में सबसे पहले हम करेंगे अच्छी बात। ज़िंदगी में कामयाबी का बेहतरीन तरीका ये है कि उन नसीहतों पर अमल करें जो हम दूसरों को देते हैं। यानी कि हम दूसरों को बहुत ज़्यादा नसीहतें करते हैं, जी फ़लाना काम नहीं करें, फ़लाना काम करें, लेकिन हम वही काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसका एक शॉर्ट ये है कि जी पहले आप देखें कि आप अपना एनालिसिस करें कि आप क्या क्या कर रहे हैं, फिर आप दूसरों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए और जो आप कर रहे हैं क्या आपसे आपकी ज़िंदगी मुझसे आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ आई है। क्योंकि फैसल अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक प्लानिंग लें, प्लानिंग के तहत आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, जबकि बजाते खुद हमारी ज़िंदगी में कोई प्लानिंग नहीं होती। देखिए, दरिया को कूजे में बंद करें तो चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ है प्रोग्राम में। एक अच्छी खबर है, वो ये कि दुनिया भर के उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में 3 माह क़याम कर सकेंगे। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए वीज़े की मियाद 1 से बढ़ाकर 3 माह कर दी है। नास्ट प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा भी आसान बना दिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा अक्टूबर का महीना ख़वातीन में छाती के सरतान के ख़िलाफ़ शऊर उजागर करने के लिए मनाया जाता है। हर साल कितनी ख़वातीन इस जानलेवा मरज़ का शिकार होती हैं, आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है इस हवाले से कितनी अवेयरनेस है, क्योंकि पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्यों है, इस पे बात करेंगे आज। 4 अक्टूबर है जी आज, और आज है जानवरों का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में फलाह बहबूद के मयार को बेहतर बनाकर जानवरों की हैसियत को बुलंद करना है। शो में आज इस पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इसके अलावा फिलिपीन में 15 पालतू जानवरों के जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। कोरोना वायरस की पाबंदियों के अख्ताम के बाद ये पहला मौका था जब हमने देखा कि फिलिपीन में आलमी यौम जानवर के मौके पर इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई और कितने प्यारे लग रहे, इतने खूबसूरत अंदाज में जो है हमने देखा कि सेलिब्रेशन ना आप किसी भी तरह कर सकते हैं। तो उन्होंने शादी करवा के, जानवरों की शादी आपस में करवा के, तो ये इस तरह से सेलिब्रेट किया। इनकी तो हो गई, आपकी कब होगी शादी? खुशी मिलेगी या बुरी खबर? सितारों की चाल के मुताबिक आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? आज शो में इस पे भी बात करेंगे। अच्छा जी, सैलाब सब कुछ बहा के ले गया, किसी ने मदद नहीं की, फिर पाक फौज मैदान जंग में आई। पाक फौज जो है वो मदद को पहुंची, खाने से लेकर रहने तक का बंदोबस्त किया। शो में आज सैलाब मुतासरीन की आपको रुदात सुनाएंगे और दीगर स्टोरीज भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे एक बार फिर आज क्रिकेट से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 अफ्रीकी सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में पहुंच चुकी है। 6 मुल्की सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा और सीरीज का जो फाइनल है वो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके बाद कौमी टीम 15 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। इससे कबल पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 3-4 से इख्तिताम पजीर हुई थी और हमारे सारे अरमान भी इख्तिताम पजीर हो गए थे। अब क्वेश्चन ये है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान ने ये सीरीज़ खेली है और इससे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जो तैयारियां, उसको जो धचका लगा है, उससे मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि वो जो हमें छोड़ गए थे, क्या वो कब वापस आएंगे। हम बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की। बॉलिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करने को मिली हैं और आपने ये देखा भी, शॉन टेट बैठे हुए थे पाकिस्तान के बॉलिंग कोच, और इन्होंने भी बड़ी मज़े का खेज अंदाज में कहा था। हालांकि इन्होंने मज़े का खेज अंदाज में कहा था, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस खबर को उछाल दिया। उन्होंने कहा जब भी पाकिस्तानी बॉलर्स की लगती है कुट तो वो मुझे ले आते हैं सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अज़राए मजाक इन्होंने कहा था, लेकिन आपको पता है कि बराबर वाले तो हल्की सी यहाँ चिंगारी भी लगती है तो उसको वो आग बना देते हैं। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान विल बी फेसिंग बांग्लादेश एंड न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड अपने बैकयार्ड में शेर है जी, उनकी अपनी पिचेस हैं, और बांग्लादेश जो है वो उसकी फॉर्म गो के इतनी अच्छी नहीं है। एशिया कप में आपने देखा था कि तबाही फिर गई थी, लेकिन अब सिचुएशन ये बन रही है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड पहुंच चुका है। इस बार आपकी किससे एक्सपेक्टेशन है महक? बाबर ना भूलिएगा, नज़र लग जाती है। नज़र लग क्या जाती है? मेरे बाबर को, हमारे बाबर को नज़र लग गई, पाकिस्तान के बाबर को नज़र लग गई। नहीं, एक टाइम था कि हम बहुत ज़्यादा वो करते ना बाबर, लेकिन अगेन वही इनकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठने लगे और फैसल हम इस पे बात मेरा तो सवाल ये कि कब तक करेगा एक अकेला बाबर ये टीम में? हाँ ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि कल हम जब बात कर रहे थे
तो शायद हम लोगों ने ये सोच लिया है कि ना हमने कैचेस पकड़ने हैं, ना हमने रन्स बनाने हैं, ना हमने कोई मैनेजमेंट लेकर आनी है, ना हमने कोई प्लानिंग करनी है। अच्छा, इस तरह नहीं खेला जाता। आप कोई भी खेल उठा लें, या क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल की बात कर लें या किसी भी खेल की बात कर लें, उसमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको जो हमने देखी सीरीज़ खेली गई कराची में भी, लाहौर में भी, आपको फैसल कहीं पे कोई स्ट्रेटेजी नज़र आई? हाँ, इंग्लैंड की स्ट्रेटेजी नजर आई। एक मिनट मैं एक चीज़ इसमें ऐड करती हूँ कि इस तमाम मामले में जो कराची की आवाम थी और जो लाहौर की आवाम थी, उन्होंने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें था कि कराची में 1 लाख प्लस लोगों ने मैच देखा स्टेडियम में जाके, और लाहौर में 68,000 प्लस लोग। सोचें कि 1,68,000 लोग जब आपको कह रहे हों, वो लफ्ज़ जो मैं कहना नहीं चाह रहा, तो कहा जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा मोराल पे असर होता है। लेकिन कैसे हो, कैसे ना हो, जब आप शायकीन के मोराल पे असर करेंगे तो दे विल हिट यू बैक। तो आदिल अजहर स्पोर्ट्स ऐसे का और हमारे इनका हमारे साथ मौजूद है। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं जी हम। हाँ, फाइन शाइन। कल के बाद तो थोड़ा सा अब्दुल रिकवर हो रहा है, क्योंकि कल तो आपको पता है ना, मैच हारने के बाद जिस सुबह उठते हैं तो अजीब सा हो रहा होता है, मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ। तो न्यूजीलैंड पहुँच गए हैं जी। न्यूजीलैंड अपने बैकयार्ड में शेर है। बांग्लादेश भी तकरीबन जो उन्होंने अपने हथियार तेज़ करके आए होंगे, बिकॉज एशिया कप में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। कैसा रेट कर रहे हैं हमारी टीम को, हमारी इसी टीम को? हाँ देखिए, पहले तो मेरे ख्याल से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इट्स टू लेट फॉर एनी चेंजेस इन द साइड। ये तो मेरे ख्याल से वो जो मैं अभी मैं रेडियो शो करते हुए आ रहा हूँ, आई डोंट नो, हारिस सुहेल का नाम सुनने में आ रहा है, उनको मिडिल ऑर्डर पे वो 102 की स्ट्राइक। आप सुन रहे हैं कौन लोग हैं ये? तो मेरे दिल से आवाज़ आई, ये वो लोग हैं जो फेसबुक के फैन हैं। कुछ ऐसे फेसबुक फैन है ना, बस वो हैं। नहीं, ओडीआई में चले आप ले आए उसको, फिर बात हो रही है जी शोएब मलिक को लेकर आए। देखिए, इट्स टू लेट नाउ। अगर आपको किसी को ड्राफ्ट करना है इस वक्त टीम में, ये सबके लिए अनफेयर होने वाला है, जिसको आप ड्रॉप भी करेंगे और जिसको आप लेकर भी आ रहे होंगे, बिकॉज उससे एक सर्टन एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे आप लेकर आ रहे होंगे ना। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई है। न्यूजीलैंड एक मुश्किल ग्राउंड है खेलने के लिए। न्यूजीलैंड को मैं फॉर आर्गूमेंट से कह सकता हूँ कि रिसेंट T20s में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही है, बट दे वर नॉट एट देयर होम। अपने घर में आके न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड की विकेटों में अभी भी वो दम है जो ऑस्ट्रेलिया में, जब से आपको पता है कि उन्होंने वो ट्रैक्स बिछाने शुरू कर दिए जिसको आप ड्रॉप इन पिचेस कहते हैं, जब से वो उस फिनोमेनन पे आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया की विकेटों में वो दम नज़र नहीं आता जो हमने 90s में एक ज़माने में, अर्ली 2000 में देखा करते रहे। लेकिन न्यूजीलैंड में अभी भी यही गेम है। क्राइस्टचर्च में जहाँ पे ये मैचेस होने वाले हैं, उसकी विकेट में बाउंस है। पाकिस्तान के लिए एक टफ चैलेंज है। देखिए, बॉलिंग की मुझे अभी भी परवाह नहीं है। हम सबको पता है व्हाट द एक्लिस हील्स आर। पाकिस्तान की बैटिंग, और पाकिस्तान की बैटिंग में भी ऑफ कोर्स मिडिल ऑर्डर, लेकिन लेट्स बी वेरी केयरफुल अबाउट वन थिंग। इवन मुझे ऐसा लगता है विद द स्टाइल ऑफ प्ले जो है, बाबर और रिजवान भी स्ट्रगल कर सकते हैं, एटलीस्ट इन द न्यूजीलैंड कंडीशंस। सही। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं, जब हम कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस, तो कैसे होंगी एक्सपेक्टेशंस जब टीम ही वही है, कोई तब्दीली नहीं आई, तो फिर उन्हीं खिलाड़ियों से आप कैसे उम्मीदें वापस? खास तौर पे मिडिल ऑर्डर। देखिए, पाकिस्तान का जो एक बड़ा हमारा, मैं पता नहीं मैं इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूं या क्या बोलूं, कि हमें ऑलरेडी, मैं कल एक ट्विटर का बहुत बड़ा थ्रेड था, एक कोई मशहूर जर्नलिस्ट ने 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं, फाइनलिस्ट 4 ही होते हैं, उनके नाम पूछे, एंड पाकिस्तान वाज हार्डली फीचरिंग इन द रिस्पॉन्सेज, जो कि मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा सही काम हो गया है। यानी जो बर्डन ऑन एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर जो है ना, वो इस वक्त कम होना शुरू हो गया है। जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है महक, वो ये है कि एक खिलाड़ी जिसका करियर स्ट्राइक रेट 110 का हो, ये एक्सपेक्ट करना कि वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको 180 स्ट्राइक रेट पे डिलीवर करके देगा, ये बहुत गलत बात है। एक खिलाड़ी, आई मीन आसिफ अली इज़ मच टाउटेड जी, बड़ा वो चंद मैचेस बॉलों में बदल देता है, लेकिन आसिफ अली का अगर आप T20 इंटरनेशनल करियर स्ट्राइक रेट देखें, जस्ट 132 मेरे ख्याल से। सो ये सोचना कि यार वो हर मैच में आपको 4 छक्के, जो कि खैर वो नहीं लगा पा रहे हैं। सो येस, आई थिंक इट इज़ बहुत मुश्किल है एक्सपेक्टेशंस लगाना। इस स्टार्क, रबाडा और 2 मजीद भी थे ना जिनके उन्होंने हिट लिस्ट अभी तो मैंने सुना है, अच्छा मैं सोशल मीडिया की खबरों का इशू ये होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि क्या सच है और क्या झूठ है, लेकिन मैंने सुना इफ्तिखार ने ये कहा है कि MCG में छक्का मारना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो चलें, अगर ये कोई सूर्या कुमार यादव बोल दे कि यार मैं 10 छक्के मार चुका हूँ पिछले 2 मैचेस में। वैसे आई रिमेंबर वन ऑफ द इनिंग्स दैट वाज नॉट MCG, जो इफ्तिखार ने हाफ सेंचुरी मारी थी। जी, दैट वाज एन MCG। बट कहने का मतलब ये है कि देखिए, खिलाड़ी आपके यही हैं, कोई अब चेंज नहीं होने वाला, एंड होपफुली अल्लाह करे कोई चेंज ना हो। अच्छा, यही खिलाड़ी जो हैं, इनमें से किसी दिन किसी को हाल आ गया तो वो चल जाएगा। यानी कि आदिल भाई, बात यह है कि हम अपनी जो एशिया कप में हमने स्ट्रैटेजी अपनाई थी, किसी एक को हम तावीज़ गंडा करा के ऊपर भेज देंगे, नवाज एक दिन
एक दिन फला हमने तो यहाँ पे ये भी देखा कि गालिबन दूसरे पहले ओडीआई में नसीम शाह को भी ऊपर भेज दिया था हमने, बिल्कुल कर दिया था। तो हम इसी तरह करने वाले हैं, कोई हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होने जा रही। देखिए मैं फिर भी ये समझता हूँ दुबई की जो कंडीशंस थी दे वर वेरी सिमिलर टू द कंडीशंस जिसमें हम खेलते रहे हैं। हमें पता होता है बॉल कहाँ, क्योंकि दुबई फॉर 7-8 साल हमारा होम ग्राउंड रहा है आखिर, जहाँ पे तकरीबन 10 साल हमारा होम ग्राउंड रहा है। हमें बच्चे को भी खिलाते हैं ना, तो उसको पता है कि यार मुझे दुबई में किस तरह या अबू धाबी मुझे किस तरह खेलना है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी इतनी शायद कामयाब ना हो, लेकिन T20 इज ऑल अबाउट फ्लोटिंग स्ट्रैटेजी। देखिए बाबर की कैप्टनसी, आई थिंक इसी सीट पे बैठ के मैं कोई 7वीं 8वीं दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि बाबर की कैप्टनसी एक्सपोज होगी। और कैप्टनसी मुझे ऐसा लगता है जो अब जैसे जैसे ये फॉर्मेट मैच्योर होता जा रहा है, ज़्यादा कैप्टन्स की एक्सपोज होती है T20 क्रिकेट, बिकॉज यू नीड टू टेक इंपल्सिव डिसीजंस। आपको देन एंड देयर डिसीजन लेना होता है कि इस प्लेयर को आगे भेजो, यहाँ पे ये बोलिंग। आप ये देख लें कि बाबर कितनी कंसिस्टेंसी के साथ आपके अपने टॉप प्लेयर्स का पूरा बॉलर्स का पूरा कोटा पूरा नहीं हो रहा होता। अजीबोगरीब सी एक बैटिंग लाइनअप आ जाती है, सडनली खुशदिल को पाकिस्तान के एक डिसाइडिंग मैच में ले आता है जब आपको पता है कि वो पूरी सीरीज में फेल हो चुका है। सो ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। देखिए जी अब पाकिस्तानियों का एक आखिरी जो है ना वो एक बचा है टूल फॉर दिस सीरीज एंड द वर्ल्ड कप, और वो है दुआ। तो आइए सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला कामयाबी। जैसे जैसे हम डॉलर पे भी दुआ करें ना, इस हम अपने क्रिकेट पे भी दुआ करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं कोचिंग स्टाफ की, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपको लगता है कि उनकी तरफ से कोई स्ट्रेटेजी कोई प्लानिंग आ रही है? वो फैसल भी जरा कमेंट कर देते हैं, पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है। मुझे पता है फैसल का कमेंट क्या आने वाला है, और हम मिलके बोलते हैं कभी दिन है कभी रात है, कभी सुबह है कभी शाम है, कभी हार है कभी जीत। देखिए आपको सकलैन का एज कोच एक्सपीरियंस भी देखना पड़ेगा। सकलैन का कोई बहुत ऐसा खातिर ख्वाह कोई उनका एक्सपीरियंस है नहीं, कोई वर्ल्ड क्लास उन्होंने कोई आउटफिट या किसी टीम को कोच करके वो कोई बहुत आगे के लेवल पर लेकर गए और नहीं। पाकिस्तान नीड्स अ फॉरेन कोच। मैं आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक हमारे लोकल कोचेज़ यहाँ पे रहेंगे ना, वो सब के सब जॉब इनसिक्योरिटी का शिकार रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि यार मेरा अगला असाइनमेंट क्या होने वाला है। आपको पता ना सकलैन इज़ लाइक एन इंटरिम कोच, ही इज़ नॉट लाइक अ फुल टाइम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और नहीं। पाकिस्तान टीम का जो इन रीसेंट टाइम्स जो आपके 2 बड़े मैसिव डिजास्टर्स हुए हैं, वो एक मिकी आर्थर को फारिग करना था, दूसरा मैं ये समझता हूँ दैट आज भी मैं ये समझता हूँ दैट सरफराज को एज अ कैप्टन लिमिटेड ओवर से बाहर करना था। और तीसरी चीज़ अदील भाई ये कि आप अगर आपने एक शॉन टेट को रखा हुआ है और आप हेडोस को मैथ्यू हेडन को आपने एक असाइनमेंट के लिए लाना है, फिर बोलना अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल यार हम गए ना सेमीफाइनल तक, तो आप उसको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? क्या रीजन है उसके पीछे? फैसल वी नीड टू चेक ऑन द हेडन साइड एज वेल। क्या हेडन की अपनी कुछ कमेंट्री कमिटमेंट्स थी, बिग बैश लीग में वो इन्वॉल्व थे, क्या चीज़ें थी? हो सकता है, वी डोंट नो, बट मैं आपकी इस थॉट से अग्री करता हूँ कि ये जो एक पीस मील बेसिस के ऊपर ला के बंदे को बैठा दिया जाता है कि यार he'll come and he'll do some magic, या कोई लाएगा या कोई दम दरूद कर देगा जिससे टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, नहीं। सकलैन आई थिंक एज अ कोच भी हमने देख लिया जी, पाकिस्तान का झंडा लगा देना और उसमें करना कि जिस झंडे के लिए लड़ना है, ये इमोशनल बातें अपनी जगह होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जी हमें रिजल्ट्स चाहिए एज क्रिकेट फैंस। देखिए वी आर अ सिंगल स्पोर्ट नेशन, हमारी तवज्जो डिवाइडेड नहीं है। आई फेल्ट सॉरी फॉर खुशदिल शाह कि जो उसके साथ कराची स्टेडियम में हुआ और उसके बाद लाहौर के स्टेडियम में हुआ, लेकिन लाहौर के मैच में भी मैं आपको ऑनेस्ट एक फैक्ट बताता हूँ, जिस वक्त खुशदिल बैटिंग करने आए थे पब्लिक ये नहीं बोल रही थी। इट वॉज ओनली आफ्टर व्हेन पब्लिक रियलाइज कि यार इसने तो 12 बॉलें 16 बॉलें 20 बॉलें खेल चुका है, ये तो अपना स्टाइल चेंज नहीं कर रहा है बैटिंग करने का। यार आई मीन कब तक क्राउड जो है ना वो आपको करेगी? येस, एंड उसकी जो एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो खुशदिल बेयर करेगा ना, दैट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग टर्म। हाउएवर मैं ये समझता हूँ दैट ब्लेम करना चाहिए उन लोगों को जो कि दे कंटिन्यू प्लेइंग दैट प्लेयर। जब पता है वो बंदे से रन स्कोर नहीं हो रहे हैं, खिलाए जा रहे हो, माफ़ कर दो यार उसको, तुम उसको। अब हमारे यहाँ वो मार्कस ट्रेस्कॉथिक वाला केस तो है नहीं ना कि जी मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ बिकॉज मैं साइकोलॉजिकल वो हैंडल ही नहीं कर सकता, जो इसका प्रेशर मेरे ऊपर है। हमारे यहाँ तो साइकोलॉजिकल इश्यूज पे बात ही नहीं होती है। इसका जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है खुशदिल को, वो बहुत अरसे तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपने लोग 30,000 31,000 लोग बैठ के तुम्हें उस नाम से पुकार रहे हैं, और तुम्हारा वो जो स्पाइक आया था उसका आउट होने का, दैट वाज वन ऑफ द लाउडेस्ट चीयर इन द स्टेडियम दैट नाइट, जिस वक्त पब्लिक को हुआ था कि जान छूटी। इससे खिलाने वालों को पूछना चाहिए कि क्यों खिलाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ मिडिल ऑर्डर हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला है बॉलिंग, फील्डिंग, फिर कैच ड्रॉप कर देना, इन पे भी काम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बॉलिंग मैं फिर भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का इज प्रीटी मच कवर्ड। न्यूजीलैंड की कंडीशंस में अगर हसनैन
हमें मोहम्मद शमी की तरह बॉल करते हुए नजर आएंगे कि बेटा ये पत्थर है, उसको मारना है, ये बॉल नहीं है। अब लीकिंग रन्स, शाहनवाज दानी, वसीम जूनियर, और उनके साथ देखिए अभी गुवाहाटी में जो हुआ कगिसो रबाडा दुनिया का टॉप बॉलर है इस वक्त। उस पे 14 रन पर ओवर उसने जो है वो दिए हैं, 62 रन या ऐसे 58 रन ऐसे दिए हैं। थिंग्स डू हैपन। हसनैन को आपको यूटिलाइज कैसा करना है, हमें क्लियर हो गई है ये बात। हसनैन इज़ अ वेरी गुड न्यू बॉल बॉलर। बॉल जब पुरानी होती है हसनैन रन्स देता है। देखो फैसल, जो बात मैं और आप समझ सकते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट क्यों नहीं समझ पा रही यार। वो 19वें या 18वें ओवर का बॉलर नहीं है। जिस तरह उमर गुल को हमेशा मोहम्मद हफीज़, लाला, ये लोग 12वें ओवर के बाद लेकर आया करते थे कि ज़रा सी बॉल थोड़ी सी पुरानी, और उमर गुल जो है ना उस पर अपना मैजिक किया करता था। वो कितने, उमर गुल स्टिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल T20 बॉलर्स, शायद उतनी विकेटें उसने ना ली हो। तो पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ा कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा कंसर्न ज़ाहिर है बैटिंग है। फील्डिंग का तो मुझे नहीं पता जी हमारे यहाँ क्या होता है। वो दिन और रात, अंधेरा उजाला, हमारी फील्डिंग, एक दिन ऐसी फील्डिंग कर रहे होंगे, दूसरे दिन बाबर डॉलीज छोड़ देता है। अब जब बाबर इस तरह के डॉलीज छोड़ रहा है, जब आपका कप्तान, who mind you is not a bad fielder at all, जब वो उस तरह के कैचेस छोड़ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं वो वाली गड़बड़ की बात नहीं कर रहा, टीम के मोराल में कुछ गड़बड़। और क्रूशियल मोमेंट्स पे है। मुझे एशिया कप हॉन्ट करता है, मुझे हसन अली हॉन्ट करता है, वर्ल्ड कप में मुझे ये भी डिसाइड हॉन्ट कर रहा है। अच्छा, आखिर में देयर इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस अगेन, और दिस टाइम वो लड़कियां हमारे लिए मोमेंट ऑफ प्राइड लेके आई हैं। कल बांग्लादेश को आउटक्लास किया, एंड देन द अदर मोमेंट ऑफ प्राइड इज कायनात एंड हर मदर डूइंग इट टुगेदर। आई गेस आप पर्सनली भी जानते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज। हाँ, मैं बिल्कुल आज सुबह मैं शो में भी बात कर रहा था कि कायनात की मदर और फादर हमारे सर इम्तियाज़ हुआ करते थे और मिस सलीमा होती थी। ये हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे। सो और बड़े बड़े स्पोर्टिंग दोनों की ना बड़ी हुआ, बल्कि हम बड़े वो हुआ करते थे यार, क्या ज़बरदस्त फैमिली है यार। अच्छा, उस वक्त हम कायनात के बारे में नहीं जानते थे, बिकॉज हम भी बहुत छोटे थे, कायनात तो बहुत ही छोटी होती होगी। लेकिन बहरहाल आज उनकी तस्वीर देखी बड़े दिनों बाद, तो वो सारे फ्लैशबैक हो गए। एंड जस्ट फॉर कन्फर्मेशन मैंने अपने ग्रुप में भेजा कि यार शी इज़ द सेम मिस सलीमा, राइट, जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर हुआ। शुक्र है हम PT टीचर नहीं कहा करते, स्पोर्ट्स टीचर कहा करते थे हमारे स्कूल में। तो फिर मेरी बड़ी सीनियर टीचर ने कंफर्म किया, जी सलीमा इम्तियाज़ ये वही है जो आप सही पहचाने। सो मुझे बड़ी खुशी हुई जी। पाकिस्तानी विमेन एम्पायर ACC जो एशिया कप हो रहा है उसमें, एंड आवर विमेन हैव स्टार्टेड ऑफ रियली वेल। मेरा ये ख्याल है कि दे हैव गिवन देमसेल्फ अ वेरी गुड चांस। देखिए इस वक्त जो अब इनका 2 तगड़े मैच और होने, एक इंडिया के साथ होना है। इंडिया तो एक अलग लीग है विमेन क्रिकेट में। इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में 3-0 हरा कर आए हैं। श्रीलंका को पाकिस्तान हरा सकता है। आई थिंक वी हैव गॉट अ वेरी गुड चांस पाकिस्तान फाइनल खेले ऑफ एशिया कप। थैंक यू सो मच। अदील अज़हर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अच्छा सर फ़ख्र से बुलंद किया। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ में हुआ है, इट्स पुट इट बैक, और आगे बढ़ते हैं। हम क्रिकेट के सीरीज़ में भी आगे बढ़ गए, तो हम शो में भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन बात क्रिकेट की कर रहे हैं। कराची में क्रिकेट के दीवानों ने दुकान में इंडोर एकेडमी काम कर लिया। और पहले ही रोज, जी हाँ जी, पहले ही रोज शहरियों की बड़ी तादाद एकेडमी पहुंची है। इस एकेडमी के हवाले से हुज़ैफा खान रिपोर्ट करें। अवाम का ये हुजूम किसी क्लोथिंग ब्रांड की सेल पर नहीं लगा, बल्कि कराची में एक इंडोर क्रिकेट एकेडमी का क़याम किया गया है। आइए चलते और अंदर देखते हैं कि इस एकेडमी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कराची में ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ कम है और यहाँ पे इंडोर नेट प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी हम, जैसे मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ और मैं क्रिकेट का पैशन रखता हूँ, तो मेरे एज ग्रुप के जितने भी लड़के हैं वो थोड़ा इस चीज़ की फैसिलिटी से महरूम है। किट से लेके यहाँ पे हमारा ही बंदा होगा जो बॉलिंग का वारा होगा, जस्ट आपने आना है, यहाँ पे पैडअप होना है, खेलना है और इन्जॉय करना है। मैं एक IT इंजीनियर हूँ, तो टाइम मेरे पास होता नहीं है। रात को मैं 8 बजे 9 बजे इस तरह मैं ऑफ करता हूँ। जाहिर बात है क्रिकेट तो हमारे खून के अंदर है और क्रिकेट खेले बगैर तो रहते नहीं सकते। तो ये जो अंदर जो डिज़ायर्स जो जमा हो जाती है बहुत सारी, तो उसके लिए ये बेस्ट जगह है। अभी तो 50% डिस्काउंट है, 250 रुपीज़ में सबमिट करवाए थे। हाँ, अकेडमी में ज़्यादा पैसे चार्ज होते हैं क्योंकि उनकी वो भी होती है, लेकिन यहाँ पे लो चार्ज भी और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। जो भी कराची में पाकिस्तान में बड़ा होता है उसके साथ ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं कि सामने घर में बॉल चली गई तो आंटी बोलती है बॉल नहीं मिलेगी, ग्राउंड में जाके खेलो। तो छोटे बच्चों की तरफ से हमें रिस्पॉन्स अच्छा है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही साबित हो जाती है यहाँ पे कि वो इसी चीज़ से परेशान हो गए, अपने बच्चे को इंडोर लगाना चाहते हैं। छोटों के लिहाज से भी पेस हल्का हो सकता है, तो इसलिए अगर आगे वो प्रैक्टिस करें अपने ओन पे तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। घर वाले ऐसे इतनी ओपनली इजाज़त नहीं देते, मगर वो अगर पॉकेट मनी से अपना बोलते हैं कि कर लो, खैर।
इस इंडोर क्रिकेट एकेडमी को अवाम में खूब मकबूलियत मिल रही है। शहरियों का कहना है कि ग्राउंड्स की अदम मौजूदगी में और गलियों में गटर का पानी जमा होने के बायस ये इंडोर एकेडमी इनके लिए एक बेहतरीन मौका है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। चलें जी, ये तो हमने खेल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस की बात कर ली। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ऐसी हकीकत की बात करते हैं कि जब जब हम इन खबरों को सुनते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, हमें इंतहाई दुख होता है कि कितना खूबसूरत रिश्ता इतने ख़तरनाक नहज पे पहुंच के इतनी बेदर्दी से ख़त्म हो जाता है। जामशोरों में मज़ीद तालीम को जारी रखना 24 साला माजिदा अब्बासी का जुर्म बन गया। तालीम हासिल क्यों कर रही हो, ये कोई और सवाल नहीं पूछा था, उसका अपना शौहर उसे ये कह रहा था। शौहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नूरियाबाद के नज़दीक से खातून की तशद्दुद और मस्क ज़दा लाश जो है वो बरामद हुई है, जिसको ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर ही दफनाया गया है। मकबूला सिंध यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल ईयर की तालिबा थी। अच्छा, बात अचंभे की ये भी है कि माजिदा अब्बासी और इस शख्स जाहिद सोलंगी ने 2020 में पसंद की शादी की थी। इस दर्दनाक वाक़े पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली खावर से भी, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि एसएसपी जामशोरो जावेद अहमद बलोच का क्या कहना है। तारीख को डेड बॉडी मिली तकरीबन 4-5 दिन के बाद, और फिर आखिर इस तक पहुँचे हम लड़के तक। लड़के से हमने बात की, लड़के ने एडमिट किया जी हमारा ये इशू था, इस मैंने जो है ये कार्रवाई की है। लड़की पढ़ना चाह रही थी, जब उनकी आपस में बातचीत हुई, जो लड़का बता रहा है, तो लड़की ने कहा अगर तुम मुझे पढ़ाई की इजाज़त नहीं देते तो मुझे तलाक दे दो। तो उस लड़के के दिमाग में पता नहीं क्या था, या पहले से उसके दिमाग में ये बात होगी, प्लानिंग की होगी उसने कि मुझे यहाँ तक जाना है, ये करना है। फिर जब अपने लड़के को अरेस्ट किया तो लड़का ही हमें उसी स्पॉट पे ले गया जहाँ पर लड़की को उसने फेंका था और जहाँ से हमें मिली थी। तो हमारे नुमाइंदे जिन्होंने ये चीज़ कवर भी की है, इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ मुझे ये बताइए कि पसंद की शादी की इस शख्स ने और उसके बाद अपनी ही पसंद के साथ इसने ऐसा किया, कुछ इसका बयान लिया है, क्यों किया इसने ऐसा? वालेकुम अस्सलाम फैसल करीम। आपको बताएं कि माजिदा अब्बासी अपने दिल में हज़ारों ख्वाब लेकर तालीम का दिया जलाए रखे हुई थी। उसको ये मालूम नहीं था कि यही दिया उसकी मौत का सबब बनेगा। इस वक्त जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी के गेट पर मौजूद हूँ। माजिदा अब्बासी और जाहिद सोलंकी अब्बासी ने 2017 में सिंध यूनिवर्सिटी में जो है आर्ट एंड डिज़ाइन के शोबे में जो है एडमिशन ली थी। लास्ट ईयर था इसका 2020 का, मगर जाहिद सोलंकी के साथ उसका जो है वो उसके उसी शोबे में पढ़ती थी, उसके साथ उसके ताल्लुकात बढ़ गए, बात जाके शादी तक पहुंच गई। शादी के बाद दोनों के वर्सा एग्री नहीं थे शादी के वजह से, मगर उसके बावजूद भी दोनों ने इंतहाई कदम कोर्ट मैरिज कर ली। एसएसपी हैदराबाद के मुताबिक उन्होंने शादी तो कर ली। शादी के बाद 1 साल के बाद जो है माजिदा मुसलसल जो है अपने शोहर को टाइम देने की वजह से जो है यूनिवर्सिटी को टाइम अपनी तालीम को टाइम नहीं दे पा रही थी, तो 1 साल का गैप हो गया था। 2021 में माजिदा अब्बासी और जाहिद सोलंकी की शादी को 1 साल मुकम्मल हुआ और 7 माह एक बच्ची का जो है बच्ची की विलादत हुई। बच्ची 7 माह की है इस वक्त, जिसकी उम्र बताई जा रही है। 2022 में माजिदा ने जो है अपने शोहर जाहिद सोलंकी को कहा कि मैं अपनी तालीम को जारी रखना चाह रही हूँ, और तालीम का जुनून उसको जो उसके वर्सा बता रहे हैं, जो पुलिस से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक जुनून माजिदा अब्बासी को हद से ज़्यादा था। वो तालीम का दिया जलाए रखने के लिए कोशा रहती थी हमेशा, तो मगर जाहिद उसको जो है मज़ीद तालीम हासिल करने नहीं दे रहा था। उसकी क्या वजूहात है वो पुलिस के सामने उसने एतराफ़ भी किया है, मगर उसके बावजूद भी माजिदा अब्बासी 2022 के इसी मंथ में अगले महीने में सितंबर में 22 तारीख को सिंध यूनिवर्सिटी पहुंची और री एडमिशन के लिए फॉर्म जमा करवाया। जाहिद को मालूम हुआ, जाहिद भी वहां पर पहुंचा, माजिदा अब्बासी से मुलाकात की, माजिदा अब्बासी को बहलाया। पुलिस के मुताबिक ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मौसूल हुई हैं कि उसको बहलाने के बाद कराची
बाइक पर लेके जाने के लिए उसको राज़ी कर लिया। दोनों जो है सिंध यूनिवर्सिटी इसी गेट से निकले थे और वो कराची की तरफ रवाना हुए, हंसते हुए जा रहे थे। मगर नूरियाबाद के करीब जाहिद सोलंकी के दिल में क्या ख्याल आया, जैसे कि एसएसपी जामशोरों ने बताया कि उसकी पहले ही प्लानिंग की हुई थी। तो नूरियाबाद पहाड़ी इलाके पे लेके गया है, लेके 2 मिनट उससे बात की है। बात करने के बाद माजिदा अब्बासी को धक्का दे दिया है। धक्का देने के बाद माजिदा अब्बासी ने हिम्मत करके उठने की कोशिश की है, तो उस दरिंदा सिफत इंसान कहूँगा उसको, दरिंदा सिफत इंसान नीचे आया है। आने के बाद बड़ा पत्थर उठाया, उसके चेहरे पर दे मारे हैं। मारने के बाद माजिदा अब्बासी मौके पर ही जांबाक हो गई। वही जाहिद सोलंकी अपनी बाइक लेकर वापस आ गया। 4 दिन तक जो एसएसपी जामशोरों ने मुझे वीडियोस दिखाई है, फैसल यकीन बिलीव करें कि मैं उसको वीडियो को नहीं देख पाया, और थोड़ी सी अगर झलक मैंने देखी तो पूरी रात में नहीं सो पाया हूँ। 4 दिन तक जो है उस बेबस माजिदा अब्बासी की लाश को मुख्तलिफ इक़साम के जानवर नोचते रहे। उसमें मतलब इस वक्त उसकी लाश के ऊपर बात करना मेरे लिए इस वक्त मुनासिब भी नहीं है। इम्तियाज, आपके लिए बात करना मुनासिब आप नहीं समझे, आपसे बात नहीं की जा रही, हमसे सुना नहीं जा रहा। वो इसलिए क्योंकि ये एक पसंद की शादी थी। हम दोबारा आपके पास आएंगे और पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक पे, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि हमने देखा कि पसंद की शादी हुई जिसका इतना ख़तरनाक अंजाम हुआ। इससे पहले हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस होते रहते हैं, जैसे सारा इनाम का केस था, या इससे पहले पसंद की शादी होती है, घर से भाग जाती हैं बच्चे या बच्चियाँ, और उसके बाद आपसी झगड़ा और मार कुटाई, और फिर अंजाम ये ख़तरनाक होता है। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से कबल एक अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे थे, जिसमें पसंद की शादी करने वाले शौहर ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए दर्दनाक तरीके से मार दिया कि वो पढ़ना मज़ीद चाहती थी। इम्तियाज़, हम ये समझ रहे थे कि ये शख्स कोई मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन आपने बताया ये उसी डिपार्टमेंट का था, खुद तालीम हासिल कर रहा था। जब ये खुद तालीम हासिल कर रहा था तो उसको बीवी के तालीम हासिल करने पर क्या मसला था? इसने जो पुलिस को बयान दिया वो बड़ा अहम है। क्या इसने बयान दिया अपना, ज़रा ये बताइए। जी बिल्कुल फैसल, जाहिद सोलंकी जो कि माजिदा अब्बासी का शोहर था, वो भी सिंध यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड डिज़ाइन शोबे में 2nd ईयर में पढ़ रहा था, जबकि माजिदा अब्बासी जो है लास्ट ईयर में जो है वो लास्ट सेमेस्टर उसका था। तो उसको तालीम हासिल करनी है। पुलिस को इब्तिदाई तौर पर इसने एतराफ़ तो कर लिया, यहाँ तक कि जब उसको जामशोरों से गिरफ्तार किया गया तो पुलिस को वो जाए वारदात भी उसी जाहिद जो है सोलंकी ने दिखाई है। दिखाने के बाद वहाँ पर जब पुलिस पहुँची है तो लाश को वहाँ पर देखा और बरामद भी कर लिया। उसके बाद फौरी तौर पर उस लाश को लेकर जो है लम्स अस्पताल हैदराबाद लेकर आए। इब्तिदाई तौर पर जाहिद सोलंकी ने एतराफ़ तो कर लिया, मगर जब हम वहाँ पर पहुँचे और उससे मालूम करने की कोशिश की तो वो डिनाई कर रहा था कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मुझे प्रेशराइज किया गया था और मुझे ये कहा गया था कि अगर आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे तो हम आपकी बच्ची को भी जो है वो मार देंगे। मगर जो माजिदा अब्बासी का वालिद साहब है सिकंदर अब्बासी, मेरी मुसलसल उससे उसके राब्ते में हूँ। उससे मैं बारहा कोशिश कर रहा था कि उसका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए, मगर अकेला था तो वो बार बार जो है पुलिस और कोर्टों के चक्कर लगा रहा था। इस वक्त भी हैदराबाद की कंज्यूमर कोर्ट में एप्लीकेशन दी हुई है और कब्र कुशाई के लिए एप्लीकेशन दी है, ताकि जो है वो बच्ची की लाश को जो है ना लेकर और उसकी तदबीन कर सकें। जी ठीक है इम्तियाज़, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद और इस मामले पर हमें आगाह कर रहे थे। वो तमाम बच्चे बच्चियाँ जिस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे सिर्फ इतनी से इल्तिजा है कि पसंद की शादी की इजाज़त हमारा दीन हमें ज़रूर देता है, लेकिन प्लीज़ करते वक्त ये सोच लें कि क्या सामने वाला या सामने वाली ऐसा है या ऐसी है जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। वक्ती प्यार मोहब्बत के पीछे लग के हम जो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं उसका अंजाम कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर के निजी रेस्टोरेंट की संगीन गफलत सामने आई है। सालगिरह मनाने के लिए आने वाली फैमिली की खुशियाँ परेशानी में बदल गई। कैसे कि फैमिली ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि बच्चों को पानी की जगह तेज़ाब वाली बोतल थमा दी गई है। तबीयत ख़राब होने पर दोनों बच्चों को अस्पताल
मुंतकिल कर दिया गया है। जहांगीर खान से मजीद जानते हैं। जहांगीर, ये सब क्या हुआ, किस पे जिम्मेदारी आयद हुई और क्या मतलब अल्लाह ना करे नजर नहीं आता था इन लोगों को कि जिन्होंने बच्चों को एसिड बॉटल्स पकड़ा दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, ये वाक़या 27 सितंबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़ एक निजी रेस्टोरेंट में पेश आया था और इसका मुकदमा 3 अक्टूबर को दर्ज किया गया है। इसमें जो मुतासरा फैमिली है उनका ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने सालगिरह के फंक्शन के लिए यहाँ पर बुकिंग करवाई थी और 10 बजे के करीब जब खाना खोला गया तो पानी की बोतल्स रखी गई और उसमें से एक बोतल उठाकर एक शख्स ने अपने एक बच्चे के हाथ धुलवाए, जिस बच्चे का नाम अहमद था। तो बच्चे ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसी असना में उसी बोतल से एक दूसरी बच्ची के वालिद ने उसको पानी पिला दिया और बच्ची ने वॉमिटिंग शुरू कर दी। तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि इस बोतल में पानी नहीं बल्कि एसिड है, क्योंकि बच्चे के हाथ और चेहरा जो था वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ। दोनों बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा 336B यानी तेज़ाब गर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। होटल के इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का यह कहना है कि अभी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ये वाज़े तौर पर कहा जा सकेगा कि ये संगीन गफलत थी या यह दानिस्ता तौर पर किया गया। लेकिन इब्तदाई जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक ये गफलत सामने आई है कि पानी की बोतल्स में एक बोतल शायद ऐसी चली गई जिसमें पानी की जगह पर एसिड रखा गया था और किसने ये रखा था उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसका सुराग लगाने के लिए भी मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। मुतासरा बच्चों में से बच्ची की हालत अभी थोड़ी सीरियस बताई जाती है जबकि बच्चे की हालत अभी खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद तमाम तर इस वाक़या के हवाले से हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे और ज़िम्मेदारों को तयन करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि मुतासरा फैमिली का यह इल्ज़ाम है कि दानिस्ता तौर पर, जो कि उन्होंने FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दानिस्ता तौर पर होटल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने इनको टारगेट करने के लिए किया है, लेकिन इसके पीछे अभी तक कोई ऐसी बड़ी वजह या कॉज सामने नहीं आई कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सही है। अच्छा जहांगीर, हमने देखा ये कोई लाहौर में पहला वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऐसे देखा जहाँ जहरीला खाना दिया गया। वो 2 बच्चों की डेथ वाला वाक़या हमें आज भी याद है कि वो माँ किस तरह दुआइयाँ देती रही। इंसाफ अभी तक उस माँ की दहलीज़ पे नहीं पहुँचा, ना उस माँ को मिला। इसके अलावा हमें लाहौर का वो भी वाक़या याद है जब हमने वो रेडी वाला वाक़या एक रिकवर किया कि जी वो गंदा पानी बच्चों ने पिया और किस तरह से वो गैस्ट्रो की बीमारी में मुब्तला हुए और वो कितनी संगीन उनके लिए साबित हुई। ये इतने वाक़यात रिपोर्ट होने के बाद कोई ऐसी कार्रवाई होती नहीं है कि हम ये कहें कि नेक्स्ट टाइम सामने वाला एक सबक सीखे। इस दफ़ा जो कार्रवाई की बात की जा रही है, पुलिस उसमें क्या मौक़िफ़ रख रही है? ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई क्या हो जाएगी? कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? इससे ज़्यादा क्या होगी? एग्जैक्टली जी, इस वाक़े के बाद तो एक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया और पुलिस का ये दावा है कि इसकी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जो भी ज़िम्मेदारान जिनका कि तयन किया जाएगा उनके खिलाफ चालान ऐसा मुरतब किया जाएगा कि अदालत से उन्हें सख्त सज़ा दिलवाई जाए। लेकिन जहाँ तक बात है कि इसी नौयत के पहले कितने वाक़यात पेश आ चुके हैं, तो पहले भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं जहाँ पर जहरीला खाना खाने से, दूध पीने से, दही इस्तेमाल करने से, दही बड़े खाने से बच्चों की हालत गैर हुई है, हालत सीरियस हुई है और तशवीशनाक हालत में बच्चों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जाता रहा है। तो इसके अलावा अब पुलिस के अलावा जो दीगर ज़िले इंतज़ामिया के इदारे हैं उनकी जानिब से ऐसा वाक़या रिपोर्ट होने के बाद कोई एक्शन लिया जाता है, लेकिन उससे पहले कोई चेकिंग का मेयार या खाने की क्वालिटी का मेयार चेक करने के लिए कोई ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं किए जाते ताकि तयन किया जा सके कि किस होटल में, किस रेस्टोरेंट में या किस कैफ़े में किस नौयत का और किस मेयार का खाना रखा गया है जिसको कि खाने के लिए फैमिलीज़ या बच्चे आते हैं। मुज़र सेहत खाना अक्सर होटल से रिकवर भी किया जाता है, उसको ज़ाया करने के जो प्रेस रिलीज़ है या इन्फॉर्मेशन है वो भी सोशल मीडिया पर पब्लिक की जाती है। लेकिन ये सिलसिला जो है काफ़ी अरसे से थमा हुआ है क्योंकि शायद इसमें बड़े ब्रांड्स का नाम आता है। तो इसी वजह से जो ज़िले इंतज़ामिया जो दूसरे मुतलका इदारे हैं उनकी जानिब से ये कह लें कि लापरवाही सी सामने आ रही है कि किसी भी तरह से कोई ऐसा बड़ा और ग्रैंड ऑपरेशन जो है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़ पब्लिक नहीं किया गया या शायद ऐसा ऑपरेशन किया ही नहीं गया जहां से मुज़र सेहत खाने की निशानदेही करके उसके सैंपल्स कलेक्ट किए गए हों और उनको लेबॉर्ट्री भिजवा के जो इसमें मुलव्विस लोग हैं या जो मालकान हैं। और जहांगीर, हमने देखा था कि एक टाइम था 2015-2016 का जब लाहौर में बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स सील किए गए थे पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और उन रेस्टोरेंट्स को सील करने का फ़ायदा ये हुआ कि एक लंबे अरसे तक लाहौर में हमने ना तो गंदा खाना देखा, ना ही सर्व होता हुआ गंदा पानी देखा, रेस्टोरेंट में सफाई
बढ़ाई देखी, लेकिन जाहिर सी बात है जब चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस लॉन्ग टर्म नहीं होगा तो फिर ऐसे केसेस रिपोर्ट होंगे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी है। जबकि हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया गया है। अरशद अली से मजीद जानते हैं। अरशद, इन दोनों मामले के हवाले से बताइए। जी अरशद, ठीक है, अरशद से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी है, जबकि हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़िरी पर हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब किया है और अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की है। आपको अपडेट करें कि एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की है और शहबाज शरीफ की को अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त मिल गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन कर लिया। अरशद बताएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर की एहतसाब अदालत में आज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत के रूबरू जो है वो शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए, ताहम उनकी मुस्तकिल जो हाज़िरी मुआफ़ी थी अदालत ने उसको मंजूर कर लिया है और उनको नुमाइंदा मुकर्रर करने की अहकामात जारी किए हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से उनका नुमाइंदा अनवार हुसैन जो है वो हाज़िरी आइंदा से अदालत के रूबरू पेश होकर मुकम्मल करवाया करेंगे, जबकि हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाज़िरी मुआफ़ी पर अदालत ने नैब हुकाम से जवाब तलब किया है और हमजा शहबाज की आज की हद तक अदालत ने हाज़िरी मुआफ़ी जो है वो एक रोज़ा मंजूर की है और समाअत जो है वो 25 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर नैब के मजीद गवाहों को अदालत के रूबरू पेश होने के अहकामात जारी किए हैं। ठीक है अरशद, आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा, अब आपको एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाते हैं। आपने वो तो सुना होगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा, लेकिन आप जब जहाज में बैठते हैं विंडो वाली सीट पे बैठते हैं, जिद करते हैं कि मुझे विंडो वाली सीट। हाँ, मैं भी ये जिद करती हूँ, लेकिन जो हुआ है वो इंतहाई। हाँ, तो वही ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन आसमान में लटकते लटकते ही अगर आप खजूर में अटक जाएं तो फिर क्या होगा। म्यांमार में वही वाक़या, उड़ते जहाज़ में बैठे मुसाफिर को ज़मीन से फायर की गई गोली लग गई और मुसाफिर ज़ख्मी हुआ। तैयारा लैंड होने के बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया, इलाज इसका हो रहा है। ये म्यांमार का सरकारी टीवी के मुताबिक गोली कौमी एयरलाइन के ATR तैयारे को चीरते हुए खिड़की के करीब महक। देखा, मैंने इसीलिए पूछा था कि ये जो हम जिद करते हैं ना, मैं आप यकीन करें कि जब भी मैं जाती हूँ काउंटर पे तो मैं उनसे कहती हूँ प्लीज़ ये विंडो वाली सीट मुझे दीजिएगा, बाहर का नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन भाई अल्लाह मेरी अब तौबा, अगर मैं कभी विंडो वाली सीट पे बैठा, खिड़की के करीब बैठे मुसाफिर के कान पर ये लगी है गोली, जिससे वो ज़ख्मी हुआ और तस्वीर में ज़ख्मी मुसाफिर को खून से लथपथ कान पर टिश्यू पेपर रखे हुए देखा जा सकता है। अच्छा, ये कितना अजीब है। लाइक अगर आप पर मुसीबत आनी है तो वो कहीं पर भी आ सकती है। अगर आप ऊँट पे बैठे हैं तो आपको फिर भी कुत्ता काट सकता है। अगर आप जहाज़ में बैठे हैं तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे वैसे कभी ऐसे हो, लेकिन फिर भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये इस पे हम ये कह सकते हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी है इस लिहाज से कि भैया विंडो वाली सीट पे आप ना बैठें और अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की हिफाजत करे जो भी हवाई सफ़र करें या किसी भी सफ़र पर जा रहे हैं। जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सैलाब का पानी सिंध भर में तबाही फैलाने के बाद अब उतरना शुरू हो गया है, लेकिन मुतासरीन अब भी मदद के मुंतज़र नज़र आते हैं। ऐसे में फैसल जो हैं उन्होंने दौरा किया बदीन का और पाक फ़ौज की जानिब से कायम करदा टेंट सिटी और दीगर सहूलियात देखी। अब क्या क्या ये सहूलियात थी आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में सैलाब ने बहुत तबाहकारियाँ मचाई हैं, ख़ासतौर पे सिंध के सूबे में, जहाँ पे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई खुश्क जगह बची ही नहीं थी। लेकिन अब पानी उतर रहा है। लेकिन जिस वक्त पानी था और अब जब पानी उतर रहा है, दोनों मौके पे पाकिस्तान आर्मी ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो हर घड़ी और हर उस मुश्किल घड़ी में इस कौम के साथ हैं कि जब जब इस कौम ने पुकारा है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे ज़मीनी रास्ते थे, लेकिन अब ये तमाम के तमाम सर ज़मीनी रास्ते जो हैं ये मुनक़ता हुए हैं। आप पानी देख सकते हैं, कई इलाकों में पानी उतर चुका है, लेकिन उतरने के बावजूद ये सिचुएशन है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये घर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं ऊपर से। ये पूरी की पूरी फील्ड्स
बस्ती, ये पूरे खेत थे जो कि पानी में इस वक्त गर्क हो चुके हैं और लोगों का माश से लेकर रिहाइश तक सबका सब डूब चुका है। ये आप देख सकते हैं। जी, तो हम इस वक्त मौजूद हैं बदीन का ये इलाका है। टंडो बागो एक जानिब है और हम इस वक्त मलकानी शरीफ जो है गांव वहाँ पे मौजूद हैं। मेरे क़ब्ल में आप जो ये कैंप्स देख रहे हैं, ये आर्मी की तरफ से कैंप स्टैब्लिश किए गए हैं। अभी ये वाली जो टेंट विलेज है, इसके अंदर जो है ना वो तकरीबन 45 टेंट्स हैं और इसके अंदर कोई 70 फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे अभी रिजाइड कर रही हैं। इसी तरह के जो टेंट्स हैं ये ऑल अलॉन्ग, आपको एक वो छोटा सा टेंट भी नज़र आ रहा है। आप यहाँ से पीछे देखें तो आपको पिछली तरफ भी 2 टेंट विलेजेस नज़र आएंगे। तो इस पूरे नाले के अलॉन्ग हमने कुछ 6 मेडिकल जो टेंट्स विलेज हैं वो बनाए हुए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारे साथ मिलकर बनाए हैं, जो पीछे भी नज़र आ रहे हैं और आगे भी आपको नज़र आएंगे। कई जानें ज़ाया हुई हैं, लेकिन जो लोग बचा सके अपनी जानें, उनके लिए ये तमाम का तमाम तर कैंप कायम किया गया है। एक बार फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप कैमरामैन आबिद मेरे साथ चलें तो ये छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ इनके जो मवेशी हैं उनके भी ठहराने का यहाँ पे इंतज़ाम पूरा किया हुआ है। जो लोग आए हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से सैलाबी सूरत हाल देखी है, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जब सैलाब आया था उन पे क्या क़यामत गुज़री थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर खुश अच्छा अल्लाह जात करे। सैलाब जी सूरत हाल बताओ। अदा असां वटि सैलाब बस महीना थी वञा असां वटि सैलाब आयो आहे। असां घर में का शइ कोन कढी, सिर्फ़ु असांजा पंहिंजा बच्चा सिर्फ़ु बचाए भॻा आहियूं। 2 महीना थी वञा असांजा गांव कच्चा हुआ, किरी विया, बिल्कुलु आर्मी जी जेका बि सहूलियत आहे असां वटि अचे थी। जीअं उन्हनि खे जा बि शइ मिले थी असां वटि अचे थी, मिले थी, असां वटि पुॼे थी, मिले थी। हाँ इवें ये काई मिलदी है या हुकूमत तरफों या फौजी वीचारा असां को ॾींदे न, असां खांदे पींदे आहियूं, बस इहो ई मिलदा है। गोरी दवा वहाँ पे मिलती पे है। हाँ सही है। ये ख़ातीन थी यहाँ पे और आप देख सकते हैं तमाम उम्र की ख़ातीन है यहाँ पे, करीब के गांव की हैं। इनका कहना है कि छोटे बच्चों को किसी तरीके से हम बचा के लेके आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी इनके लिए बेहतर है। सबसे बड़ा जो मसला आया था वो इनका सारा सामान बह गया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ़ ठहराने के लिए कैंप नहीं लगाया गया, बल्कि जो इमदादी अशिया हैं वो इनमें भी तकसीम की जा रही। मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं जंग का मामला हो, अमन का माहौल हो या फिर कुदरती आफात से निमटते हमारे बहन भाई, पाक फ़ौज एक बार फिर अपने दीगर तमाम तर इदारों के साथ इनकी मदद के लिए दिन रात 24 घंटे कोशा है। हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब कि जब पानी कई जगहों से उतर रहा है, अब रिहेबिलिटेशन और रीलोकेशन के काम को हमें मज़ीद तेज़ करना चाहिए, ताकि ये लोग जो आज आरजी कैंपों में बैठे हैं कल को अपने घरों में वापस जाएं, अपने खेतों खलियानों को आबाद करें, अपने बच्चों को एक बार फिर स्कूल भेज सकें। अभी ब्रेक लेंगे, लेकिन जब उसके बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि छाती के सरतान क्या है अलामात, क्योंकि अक्टूबर है पूरा का पूरा छाती के सरतान से आगाही का महीना। एक ब्रेक के बाद चार अक्टूबर दुनिया भर में जानवरों का दिन आज मनाया जा रहा है। अब जानवरों को चिड़ियाघर के माहौल में देखकर लोगों को क्या एहसास होता है? अच्छा फैसल, ये बताने से पहले मुझे जरा ये बताएं, आप चिड़ियाघर गए हैं कभी? अब अरे बचपन में जाते थे मुतादिद मरतबा, और उस वक्त जिस वक्त एक बात बता, जिस वक्त जिसका नाम कराची चिड़ियाघर नहीं था उस वक्त उसका नाम गांधी गार्डन था। और देखिए उस वक्त और अब के चिड़ियाघर में कितना बहुत फर्क है। मुझे आज भी याद है कि उस जमाने में
देयर वर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स। मुझे आज भी याद है सांपों की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन और बड़े, लेकिन अब जो है वो सिर्फ शीशे के छोटे छोटे डब्बों में सांप। और जब मैं लाहौर, मतलब चूंकि मैं छोटी थी तो मैं, और बड़ा कंट्रास्ट डिफरेंस है लाहौर के चिड़ियाघर का, कराची के चिड़ियाघर का। अच्छा जी, जब मैं छोटी थी, मैं जब जाती थी उस टाइम पे लाहौर ज़ू, तो वहाँ पर आपको बड़ा मगरमच्छ नज़र आता था, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे जानवर मिलते थे, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ना ही वैसी ग्रीनरी है। खैर, हम दिखाते हैं आपको ज़रा कराची का चिड़ियाघर और यहाँ पर लोग क्या कहते हैं जानवरों के हवाले से, जब वो किस तरह रखा जाता है, जब वो उन्हें पिंजरों में देखते हैं तो उनको क्या एहसास होता है। खुर्शीद आलम ने रिपोर्ट तैयार किया, आज दिखाते हैं आपको। आज जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1925 से ये दिन मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के तारीखी चिड़ियाघर में और हम यहाँ आने वालों से मालूम करेंगे कि उन्हें यहाँ जानवरों को देखकर कैसा लग रहा है। आज दुनिया भर में जानवरों का दिन मनाया जाता है, तो आपने इन जानवरों को देख के क्या समझा कि उनके दिन अच्छा नहीं गुजर रहे क्या यहाँ पे? एटलीस्ट इस जू में नहीं गुजर रहे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जानवरों की एक प्रॉपर केयर होती है, ठीक है, उनको एक माहौल आपने देना होता है, तो वो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ एटलीस्ट। मैंने मंकी देखा, शेर देखा, लेकिन बकाया जानवर जो हैं वो इतने खास इधर नज़र नहीं आ रहे, जैसे कि पिंजरे ज़्यादातर खाली हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर आमिर इस्माइल रिजवी साहब के साथ और हम उनसे मालूम करेंगे कि चिड़ियाघर में सर जानवरों के हुकूक का कितना ख्याल आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ लोग तनकीद भी करते हैं कि पिंजरे छोटे हैं और इस तरह के कुछ मामलात होते हैं, तो इस बारे से बताइए क्या ख्याल रख रहे हैं आप लोग जानवरों? जैसा कि आज 4 अक्टूबर को जानवरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जानवरों को हुकूक के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, उस हवाले से आप यहाँ पे मौजूद हो। आपने देखा कि जानवरों का किस तरह ख्याल किया जा रहा है, किस तरह उनको वक्त पे खाना दिया जाता है, वक्त उनके पिंजरे की सफाई की जाती है, जो बेसिक चीज़ें उनका ख्याल रखने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं यहाँ पे। शेर देखा है, फिर चीता देखा है, एलिफेंट भी देखे। जानवरों को देख के फील अच्छा लगा, माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। चिड़ियाघर सुना था कि हाथी इम्प्रूविंग है, लेकिन ऑनेस्टली वेरी डिसअपॉइंटिंग। नई नस्ल को जानवरों और कुदरती माहौल से आगाह करने के लिए चिड़ियाघर से बेहतर जगह नहीं हो सकती। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चलें जी, ये तो हमने आपको दिखाई थी रिपोर्ट, अब एक ज़रा आपको वीडियो दिखाते हैं। इंसान तो इंसान का दुश्मन है, लेकिन जानवर को इंसान का कितना ख्याल है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और देखिए वो बच्ची जो है वो बार बार उस ग्रिल पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जाहिर है वो यहाँ से पता भी चल रहा है कि ये जिस जगह पर बच्ची है, ये जिस जगह पे ये कमरा है, ये घर है, वो काफ़ी हाइट पर बिल्ली से बार बार रोक रही है कि नहीं, ऊपर नहीं चढ़ो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। तो कितनी केयरिंग और लविंग ये बिल्ली है। और हम क्या करते हैं, स्पेशल पेट्स वैसे बड़े केयरिंग और लविंग। हम जानवरों के साथ क्या करते हैं? हम उन्हें मारते हैं, उन्हें भगाते हैं, वो सलूक करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा तो दीन भी इजाज़त नहीं देता, मगर फिर भी क्या करेंगे, शायद हम मजबूर हैं। लेकिन ये बिल्ली और इस बच्ची का प्यार हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। और क्या सीखने की ज़रूरत है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। नए नए काम हम सीखते हैं और फिर उन कामों में हम ये कहते हैं कि हम इन कामों के ज़रिए अपना कारोबार शुरू कर लें। चंद लोग जो होते हैं वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जिन ख्वाबों की तकमील के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन किसी भी शोबे में महारत हासिल करने से पहले लोगों के जहनों में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर इसका मुस्तकबिल क्या होगा। यानी कोई भी अगर आपका शौक़ है और आप उसे प्रोफेशनली अपनाना चाहते हैं तो फिर ये सवाल होगा कि आप इससे कितना कमा लेते हैं, आपकी इनकम कितनी होगी। खाना तैयार करना और उस खाने को प्रेजेंट करना एक अच्छे तरीके से, ये एक आर्ट है जो कि बहुत कम लोगों को आता है। अच्छा जी, शेफ़ के शोबे से हमने देखा है कि काफ़ी लोग मुंसलिक होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई शेफ़ कहलाते हैं। आज हम जानते हैं कि इसका पाकिस्तान में मुस्तकबिल क्या है। हमारे साथ हिना शुएब मौजूद होंगी। गुज़िश्ता माह सऊदी अरब के बैनुल-अक़वामी शेफ़ कुकिंग मुकाबले में इन्होंने
पाकिस्तान के लिए 2 तमगे भी हासिल किए थे। हिना हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिना, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगी और जद्दा का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। मुझे ये बताइए कि जब हम शेफ़ की बात करते हैं हमारे माशरे में, क्या अब वो एक्सेप्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है? क्या हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर वाला जो एक खौका था वो ख़त्म हो गया है, लोग इस तरफ आ रहे हैं? कैसे आप देखती हैं इस चीज़ को? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, थैंक यू समा टीम मुझे ये मौका देने का कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी जो है पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकूं। और जहाँ तक बात है आपने कही कि एज अ शेफ़ प्रोफेशन पाकिस्तान में इसका आगे क्या स्कोप है, तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। और खाली मर्दों ही में नहीं, औरतों में भी इस चीज़ की तरफ बहुत रुझान पाया जा रहा है। और बीइंग अ वाइफ, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ और मैंने अपने शौक़ को ही आगे लेके चली हूँ। और इंसान, मैं समझती हूँ कि इंसान में अगर कुछ कर लेने की लगन और सच्चाई के साथ उस चीज़ को आगे बढ़ाने की जुस्तजू होती है तो मंजिल अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि खाने तैयार करना और खाने बनाना बचपन से आपका शौक़ था या आपने किसी को देख के आप इंस्पायर हुई? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जैसे मेरी बड़ी बहन है, वो मेरी अम्मी को देख के बहुत इंस्पायर है और इसलिए उसको खाना बनाने का बहुत शौक़ है। तो आपकी स्टोरी क्या है? जी, मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है कि बचपन से अम्मी को देखा कि वो खाना बनाती थी और माशाल्लाह मुझे मिला के 4 बहनें हम लोग। तो अम्मी का यही होता था कि सारी बहनें और सब लोग एक एक करके जो है ना, वो एक एक बल्कि लगती थी कि आज एक बहन को सुबह में यानी दोपहर का एक को बनाना है, एक को रात का बनाना है। तो माशाल्लाह ये हमारी पढ़ाई के साथ साथ जो है हम लोग किचन की तरफ भी रुग़बत हमारी वालदा ने दिलवाई थी, अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे। फिर शादी के बाद जब मैं शादी होकर आई हूँ तो माशाल्लाह मेरी सास भी बहुत अच्छी कुक हैं और बस समझें कि अल्लाह ने साथ देना था और इस चीज़ में मेरी एक जुस्तजू थी जिसके ज़रिए मैं यहाँ तक आज खड़ी हूँ आप लोग के सामने। सही। अच्छा है ना, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप चूँकि प्रोफेशनली इस चीज़ से मुंसलिक हैं, तो वो लोग जो कि प्रोफेशनली इस शोबे में आना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वो इसे अपनाएं और फिर उसके बाद क्लासेस दें, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? क्योंकि बहुत सारे लोग सीखने के लिए तो आते हैं लेकिन उनका नॉन सीरियस बिहेवियर होता है, तो जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि घबराना नहीं है और किसी भी चीज़ को देखिए, मैंने अभी ये कहा कि किसी भी फील्ड के लिए, और हम बात कर रहे हैं एज अ शेफ़, बात कर रही हूँ मैं इस फील्ड के लिए कि जब तक कोई चीज़ इंसान अपने आप से ये नहीं सोचता कि उस चीज़ के लिए जो है वो कितनी उसके अंदर किसी चीज़ की पा लेने की जुस्तजू है, तो आप कुछ भी करना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर उसकी स्पिरिट नहीं होगी कि मुझे ये करना है, तो उसको लेके आप कभी भी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आपके अप एंड डाउन्स आते हैं हर जगह, लेकिन आपको हारना नहीं कभी। मैंने भी एज अ हाउस वाइफ इंटरनेशनल लेवल पे, जो ये अभी सऊदी अरब इंटरनेशनल शेफ़ कुकिंग कंपटीशन लाइव हुआ था, तो मैंने भी अपनी उसमें किस्मत आजमाई और मैंने भी जाकर जो है वो इंटरनेशनल शेफ़्स के साथ खड़ी हुई और उनके साथ मुकाबला किया और माशाल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ कर सकी और 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। अच्छा, मुझे ये बताइए है ना कि ऑल्दो कि ये विमेन सेंट्रिक नहीं है, बहुत सारे मेल भी जो है वो मैंने सुना कि बेस्ट शेफ दुनिया में वो मेल ही है। वेल, आपने सही सुना होगा, बट नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स अबाउट द प्रोफेशन। तो है ना, हमारे यहाँ टैलेंट को कैसा रेट करती हैं, एक, और दूसरा आप वहाँ अब्रॉड देख रही हैं ना, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स जो कि कलनरी के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि फूड प्रिपरेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ में इंस्टीट्यूट्स में क्या डिफरेंस है, पाकिस्तान में कैसे हैं इंस्टीट्यूट्स? यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, मतलब कि नेशन वाइज, जैसे कि यहाँ पे सऊदी में आपको कई तरह की नेशंस मिलेंगी, फिलिपिनो, इंडोनेशी, तो वो अपने कुजीन को, क्योंकि आप देखें हर तरह का कुजीन, हर कंट्री का एक खाने का टेस्ट और कुजीन अलग होता है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ अ नेशन, डिफरेंट नेशंस के यहाँ पे इंटरनेशनल जो हैं वो क्यूलिनरी आर्ट्स के जो हैं वो स्कूल्स हैं
जो कि अपने नेशंस को या इंटरनेशनल लेवल पे जो और दूसरी नेशंस हैं वो सीखना चाहती हैं, उन्हें सिखाते हैं। और अगर जहाँ तक बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी ऐसे कई कुलिनरी अब आर्ट्स हैं, बल्कि इसमें अब अवेयरनेस बहुत आने लगी है और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। और खाली मर्द ही नहीं, मैंने देखा है कि औरतें भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का भी स्कोप इसमें आगे मैं अच्छा ही देखती हूँ, रोशन मुस्तकबिल है इंशाल्लाह पाकिस्तान का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया है ना, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही हैं, बेहद शुक्रिया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। औरत किसी भी घर या किसी भी जगह में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है जब वो उस जगह को, उस घर को, उस मुआशरे को, उस हिस्से को चला रही होती है, मैनेज कर रही होती है। औरत अगर हेल्दी ना हो तो फिर होता यह है कि घर का जितना भी सिस्टम है सब बिगड़ जाता है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती के सरतान के रोज़ाना 100 से ज़ायद केसेस सामने आते हैं। अक्टूबर का पूरा महीना छाती के सरतान से आगाही से मुताल्लिक महीना है। हर साल इस मरज़ की वजह से हज़ारों ख़वातीन जान की बाजी हार जाती हैं। इस मरज़ में इजाफे की एक वजह जहाँ महंगा इलाज है, वहीं एक वजह यह भी है कि ख़वातीन इस बीमारी के बारे में बात करने से कतराती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें अवेयरनेस नहीं होती। यही वजह है कि दुनिया भर में हर साल अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक आगाही के लिए मुख्तस किया गया है। स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो जितने दीगर एशियाई ममालिक है, पाकिस्तान उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। 90,000 प्लस ख़वातीन जो हैं स्क्रीनिंग के बाद भी जो है उनमें ये मर्ज़ रह जाता है, इसलिए क्योंकि वो बात नहीं करती। हमारी सोसाइटी में शायद एक ऐसा टैबू है कि बात करने से रोका जाता है या बात करना ख़वातीन पसंद नहीं करती। अब इसी पर जो है हमने ये सोचा कि हम बात करेंगे ताकि बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, हमें सुन रही हैं फैसल, उनके लिए आसानी है। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हिरा आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू कर रही हैं। मेरा पहला सवाल बड़ा सीधा सा है मैम कि हम देखते हैं ख़वातीन बात नहीं करती, इस पे क्या मसला है? या अवेयरनेस का है, या फिर जैसे महक ने कहा टबू का है कि बात करने से कतराती हैं, इशू क्या है? या फिर तीसरा मैमोग्राफी बड़ी महंगी होती है तो इसलिए नहीं जाते वहाँ पे? अच्छा, इसमें मैं कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये है कि आई एम सो हैप्पी कि समा ने ये सेगमेंट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को डेडिकेट किया है, क्योंकि हमें इस मसले पे बात करनी चाहिए। वैसे तो हमें पूरे साल में इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अगर हम अक्टूबर में भी कर लेते हैं तो हम देखते हैं अपने क्लिनिक्स में कि उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, उससे काफ़ी अवेयरनेस जनरेट होती है। सो जहाँ तक क्वेश्चन है कि हमारी ख़वातीन क्यों नहीं बात करती, पहली चीज़ तो यह है कि हमारा जो कल्चरल थोड़ा सा टैबू है इस कैंसर के साथ अटैच्ड है, और ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं कि डायग्नोज हो जाएगा तो उससे उन पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स आएंगे, फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, फाइनेंशियल। तो ये एक बहुत बड़ी उनके अंदर एक डर होता है। सेकेंडली वो अंदर से शाय होती हैं कि अगर वो इस किस्म की चीज़ बताएंगी तो वो अच्छा नहीं समझा जाएगा। सो वो अपने फैमिली में या अपने जो भी लोग हैं फैमिली के, उनके साथ शेयर नहीं करती। सो ये चीज़ छुपी की छुपी रह जाती है। इसके अलावा अगर किसी को गिल्टी महसूस भी हो जाती है तो वो उसको भी छुपाती हैं, और उसकी एक और वजह ये होती है कि वो समझती हैं कि जब वो किसी को बताएंगी या हॉस्पिटल लेकर जाएंगी तो वहाँ पर वो मेल लोग होंगे जो उनके साथ डील करेंगे, मेल डॉक्टर्स होंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी रिलक्टेंसी होती है उनमें कि ये मेल को हम कैसे एग्जामिनेशन कराएंगे। दूसरा, उनको ये भी गलतफहमी होती है कि मैमोग्राफी एक टेस्ट है जो कि किया जाएगा और एक्सरे किया जाएगा और अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, और ये भी सारे मेल लोग कर रहे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इस बारे में पर्टिकुलर होती हैं। एक शाइनेस का एलिमेंट और जो उनको रोक रहा होता है, जो कि चीज़ें मेरे ख्याल से टाइम के साथ साथ बहुत चेंज हो गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में ये रखनी चाहिए कि बर वक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप बहुत इंतहाई ख़तरनाक स्टेज पे पहुंच जाएं। मुझे ये बताएं कि किसी भी खातून को वो क्या क्या सिम्टम्स हैं जो कि फ़ील हो और आप जाएं स्क्रीनिंग के लिए, बिकॉज़ अब हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में हर हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है जी फ्री में आप स्क्रीनिंग कराएं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से आप ख़वातीन को ये बताएं कि सिर्फ अक्टूबर ही नहीं बल्कि पूरा साल आपको अगर फ़लानी जगह पर दर्द है, आपकी बॉडी में कोई चेंज आपको फ़ील हो रहा है, तो आपने 1 मिनट भी नहीं ज़ाया करना और अपनी स्क्रीनिंग करानी है। तो वो चेंज क्या होगा, वो सिम्टम क्या हैं?
स्क्रीनिंग जो है वो एक सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपने अपना एग्जामिनेशन खुद करना है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, यानी कि अगर कोई आपकी बॉडी के अंदर चेंज आ रही है तो पहले आप उस चीज़ को नोटिस करें और उस चीज़ को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। स्क्रीनिंग सेकंड नंबर पे आती है। अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई चेंज है, जिस तरह अगर एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरी से डिफरेंट हो गया है, या आपको कोई ब्रेस्ट में गिल्टी महसूस हो रही है, या ब्रेस्ट का कोई ऐसा सख्त महसूस हो रहा है, निपल में कोई चेंज आ गई है, निपल का कलर चेंज हो गया है, या निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या कोई ब्लीडिंग हो रही है, इसके अलावा स्किन अंदर की तरफ धंस गई है, या स्किन के किसी एरिया पे रेडनेस सी हो गई है, या ब्रेस्ट के अतराफ में कहीं पर कोई नई गिल्टी बनी है जो पहले नहीं थी, तो ये सारी अलामात आप ख़ुद एग्जामिन करके ख़ुद से पता लगा सकती हैं। तो पहले अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ फील हो तो आपने फ़ौरन से अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। ये तो बेसिक चेंजेस हैं ब्रेस्ट में जो कि आती हैं अगर खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर किसी को बनता है। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता गिल्टी हो और वो इग्नोर की जाए और कैंसर फैल जाए जिस्म में, तो इसके अलावा और मज़ीद जिस्म में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, जिनके अंदर जिस्म में शदीद दर्द होना, या किसी एक जगह पे शदीद दर्द होना और किसी दवाई से ठीक ना होना, या वक्ती तौर पे ठीक होना, खांसी होना जो कि मुसलसल दवाइयों के बावजूद ख़त्म नहीं हो रही, सर में दर्द, उल्टी का आना, मुसलसल वज़न का कम हो जाना, भूख ख़त्म हो जाना, तो ये सारी अलामात भी एक एडवांस्ड कैंसर की या फैले हुए कैंसर की अलामात हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर हेरा, क्या ये मौरूसी होता है? जी बिल्कुल। मौरूसी ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम ख़वातीन में होता है। सिर्फ 5% ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि मौरूसी होते हैं। लेकिन हमारे पास अपनी पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन अब हम क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है, तो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल क्राइटेरिया जो भी हमारा है उस पे जो भी खातून जिसकी उम्र 45 साल से कम होती है और उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है, या उसकी कोई ख़ास टाइप जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं वो डायग्नोज होती है, तो उन सारी ख़वातीन को हम जेनेटिक टेस्ट एडवाइस करते हैं। जेनेटिक टेस्ट एक सादा सा ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमें बता देता है कि ये कैंसर मौरूसी है कि नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। अगर आप ये टेस्ट कराएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आपकी फैमिली में तो नहीं रन कर रहा। अगर फैमिली में टेंडेंसी है कैंसर डेवलप करने की, तो हम आपकी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, आपकी जो बच्चियां हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग टाइम पे शुरू कर सकते हैं, या उनको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बता सकते हैं जो कि फ्यूचर में वो कैंसर से बच सकती हैं। तो यस, हेरिडिटरी कैंसर होते हैं, चाहे वो थोड़े से कैंसर्स हैं, लेकिन उनका पता लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर में बच्चियों को बचाया जा सके। अगर किसी की वालदा को कैंसर है, या अगर किसी की बहन को कैंसर है और ये कैंसर बहुत यंग एज में हुआ है, लाइक 60 से कम एज में हुआ है, तो आपने इस फैक्ट को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आपकी क्लोज रिलेटिव्स में कैंसर आ गया है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है कि क्या हमें जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत है। और अगर हमें जेनेटिक टेस्टिंग हमारी नेगेटिव है तो हमें स्क्रीनिंग किस एज पे शुरू करनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि जैसे हम बात भी कर रहे थे कि इसका जो इलाज है वो ये समझा जाता है कि काफ़ी महंगा है और इसीलिए फिर लोग भागते भी इसके इलाज से। क्या ऐसा ही है? एक अगर खातून इलाज करवा रही हैं और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट अगर उनका ट्रीटमेंट है तो कितना ख़र्चा आ जाता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें सर्जरी भी शामिल होती है, रेडिएशन भी शामिल होती है, कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी भी दी जाती है और हार्मोनल ट्रीटमेंट भी होता है, यानी कि टैबलेट्स वाला ट्रीटमेंट भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पेशेंट को ये सारे ट्रीटमेंट्स चाहिए हों, लेकिन आपका डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देख के डिसाइड करेगा कि आपके कैंसर के को कौन कौन से ट्रीटमेंट्स फ़ायदा देंगे। सही है। तो यस, कॉस्ट ज़्यादा है और इनमें से कुछ टाइप्स ऐसी हैं जिनमें ट्रीटमेंट्स इतने एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि कीमोथेरेपी की कॉस्ट बहुत कम है। लेकिन कुछ टाइप्स ऐसी हैं ब्रेस्ट कैंसर की जिनमें जो कैंसर की कॉस्ट है वो 20 से 30 लाख ट्रीटमेंट की भी पहुंच जाती है। अच्छा। सो डिपेंड करता है कौन सी टाइप है। कई पेशेंट्स का इलाज जो है वो 10 से 12 लाख में भी पूरा हो जाता है, सर्जरी, रेडिएशन, हर ट्रीटमेंट को मिला के। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इतने एक्सपेंसिव और टारगेटेड इंजेक्शंस चाहिए होते हैं कि उनका मुकम्मल इलाज तभी मुमकिन होता है जब हम वो सारे इंजेक्शंस उनको दे सकें, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और उसमें इलाज की जो कीमत है वो 20 से 30 लाख तक पहुँच जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि किस एज में कैंसर आपको हिट करता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक हमारी यंग जनरेशन में भी हो रहा है,
तो ये ब्रेस्ट कैंसर में आप क्या देखती हैं कि वो एज जिसमें ये आपको हिट कर रहा है, अब क्या रिपोर्ट होना शुरू हुई है एज? सो बेसिकली जो मेजॉरिटी ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं वो तो या मेजॉरिटी कैंसर्स जो होते हैं वो ओल्ड एज में होते हैं। सो ज़्यादा जो कैंसर हमें देखा जाता है ज़्यादातर ख़वातीन में वो 60 प्लस की एज में होता है या 50 प्लस की एज में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी एज 50 से कम है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता। ज़्यादा एज में होने की वजह ये होती है कि वक्त के साथ साथ आपका क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो वीक होता जाता है, और जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है आपके डिफेंस मैकेनिज़म्स जो है वो वीक होते जाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं आप उनको रिपेयर नहीं कर सकते और वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं या कैंसर बना देते हैं। लेकिन यंग जो ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 50 से कम है जिनमें कैंसर देखा जाता है उनमें या तो मौरूसी होता है या फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहे होते हैं, जिनमें से ऐसी ख़वातीन जिनकी शादी नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, या जिन्होंने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया होता, या जिन्होंने हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या वक्फे की गोलियां बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल की होती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। या ऐसी ख़वातीन जो कि वेट ज़्यादा है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन रीज़न है वो हार्मोनल एक्सपोजर है, फीमेल हार्मोनल एक्सपोजर। तो जो भी चीज़ आपका हार्मोनल एक्सपोजर ज़्यादा करेगी, अगर माहवारी जल्दी शुरू हुई है, मीनोपॉज लेट एज में हुआ है, बच्चे नहीं हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, तो इन सब से हार्मोनल एक्सपोजर आपका ज़्यादा होता है और आपका यंग एज में भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अवेयरनेस आए उन तमाम ख़वातीन में जो कि ये समझती हैं कि इस पे बात करना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ये आपकी सेहत से जुड़ी चीज़ है, इसलिए इस पे बात करना बेहद ज़रूरी है। ज़रा आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में हर शख्स अलग अलग सलाहियतों का मालिक होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें बज़ाहिर कुछ कमी आती है हमें नज़र, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमें उनसे सीखने का मौका भी मिलता है। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम ने इन्हीं ख़ास बच्चों के लिए खूबसूरत गाना तैयार किया है। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद गए वहाँ पर, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। आज जो हम एंथम लॉन्च कर रहे हैं इसका जैसे कि नाम है प्यार बांटो, मतलब ये कि हम अगर माशरे में एक दूसरे के साथ प्यार बांटें और मिल के हम आहंगी के साथ रहें तो हम हर किसी की इंसान की वैल्यू को निखार सकते हैं और एक खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और यही मैसेज KDSP आज सबको देना चाहता हूँ। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम का नया गीत इन स्पेशल बच्चों के हवाले से लोगों में एक नई उमंग बेदार करने के लिए तैयार किया गया है। इस गीत का म्यूजिक जाहिद अली कुरैशी ने तरतीब दिया है। प्यार बांटो, अली हमजा ने मुझसे जब कांटेक्ट किया कि ऐसे KDSP जो डाउन सिंड्रोम का कराची का प्रोजेक्ट है उसके लिए एक सॉन्ग कोरस ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ था कि आओ चलो हमारे संग यूँ आओ मिल के मुस्कुराएं। कोरस के अंदर वो थी जो एक हैप्पी फील, एक वाली वाइब हमें चाहिए होती है। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के लिए एक बेहद दिलकश और मुतासिर कुन गीत की तैयारी आसान न थी, लिहाजा इस मकसद के लिए अली हमजा और नताशा नूरानी जैसे सुरीले गुलकारों का इंतखाब किया गया। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, जो उनके काम है, उनको हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत अहमियत है डाउन सिंड्रोम के हवाले से, और इस गाने का यही मकसद है कि जितने भी लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर डाउन सिंड्रोम के बारे में सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सुने। मुमताज़ अदाकारा मरीना खान ने इस मौके पर समा से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि ये स्पेशल बच्चे दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। बाहर के मुल्कों में तो अब आई थिंक मूवीज़ में भी you see a lot of Down syndrome children or people playing roles and characters. So I think ये टाइम को कैच करना और लोगों को ये मैसेज पहुंचाना कि आपका अगर आपके बच्चे के पास ये एक स्पेशल नीड्स है तो उसका एक हल भी है। दुनिया में पैदा होने वाले हर 700 बच्चों में से एक डाउन सिंड्रोम बेबी होता है। इन बच्चों को जिंदगी के सफर में पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने के बजाय अगर इनका हाथ थाम लिया जाए तो दुनिया को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। अच्छा जी, अभी लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, क्या होने जा रहा है आपके साथ इस हफ्ते। सितारों की चाल क्या कहती है, क्या है अहवाल सितारों का, यानी जो आपसे जुड़े हैं ज़ोडिक साइन, उनका क्या अहवाल है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक। सोशल मीडिया बड़ा अच्छा है जी, लेकिन अब इस पर गर्दिश करती अफवाहें लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं इतना कि वो मरीज़ बनने लगे हैं। डिप्रेशन के बायस फैसलाबाद में दिल के मरीज़ों की तादाद में 50% तक इजाफा हो गया है। बच्चे भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से 20% बच्चे इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। बहुत ही अलार्मिंग है। रिदा सिंधु ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें लोगों को बीमार करने लगी। फैसलाबाद की रूबीना सोशल मीडिया पर बच्चों के अगवा की अफवाहों का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गईं। ये जब ऐसे ये बात सुनी है तो जाहिर है वो चाहे बात वो सच्ची है या झूठी है, लेकिन माएँ जो बच्चियाँ बहनें जो हैं वो सब घबरा जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो हार्ट पेशेंट हैं हमारे जैसे वो ज़्यादा टेंशन लेते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया पर बिना तस्दीक खबरों की भरमार के बाइस दिल के मरीज दुगना हो गए हैं, जबकि घंटों मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बाइस 20% बच्चों में भी दिल का मर्ज बढ़ गया। जो सोशल मीडिया में रोज़ाना स्ट्रेसफुल खबरें चलती हैं अगवा की, ये हमारी शरीयानों में इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है, और इन्फ्लेमेशन सेकेंडरी दैट लीड्स टू हार्ट अटैक, दैट लीड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन। डॉक्टर्स डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर के मरीजों को सोशल मीडिया से दूर रहने का मशवरा देते हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत में लाहौर में सजी खत्ताती की नुमाइश। रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। विलादत हो नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जश्न ना हो मुमकिन नहीं। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल लाहौर में सजी खताती की शानदार नुमाइश का इफ्तिताह मशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने किया। उमर सरफराज चीमा ने नुमाइश का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फन खताती के हवाले से पाकिस्तान के बेहतरीन नमूने एक जगह पाकर इंतहाई खुशी हुई। कहते हैं कि जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल भी किया जाए। इंटरनेशनल हमारे पास यहाँ पे आर्टिस्ट आए, उनके जो फनपारों का जो यहाँ पे नुमाइश है उससे यकीनन जो है फनकारों की भी हौसला अफजाई होगी। नुमाइश में रखे खताती के 165 नमूनों को देखने वालों की खुशी दीदनी थी। पेपर से ये सारा बना हुआ है। तकरीबन एक पेंटिंग को बनाते हुए मुझे 20-25 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे आके रूह को तस्कीन मिलती है और दिल को तसल्ली, और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में जागता है। आज तक अपनी लाइफ में कभी इसकी कोई क्लासेस नहीं ली, कोई शॉर्ट कोर्स नहीं किया, मतलब खुद से सीखा। पाकिस्तान भर के फनकारों की इकट्ठी की गई पेंटिंग्स में से बेहतरीन पेंटिंग्स और फनकारों को इनामात और मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन अहमद रजा के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। अभी लेंगे एक ब्रेक, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि इंसान अपनी मौजूदा और आने वाली ज़िंदगी के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद रहता है। आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि भाई क्या होने वाला है, आपका जो पैसा है वो इस हफ्ते रहेगा या नहीं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, बच्चों के हवाले से। और अगर उसे थोड़ा बहुत पता चल जाए तो वो प्लानिंग कर लेता है। अगर इंसान को अपने आने वाले कल के बारे में अगेन वही के पता चल जाए तो उसे ये होता है कि ओके ठीक है, थोड़ा सा मुझे अलर्ट रहना है। इंसान की ज़िंदगी में इसके सितारों का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। जी हाँ, और ये बहुत आजमाई हुई बात है मेरी कि जो मेरा स्टार है वर्गो, मैंने जब उसके बारे में पढ़ा है या उसके बारे में किसी से पूछा है तो वो बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वो सच, काफ़ी हद तक फैसल सच भी साबित हुई है। तो हम इस पे मज़ीद बात करते हैं। माहिर इल्म नजूम सैयद अजीम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए हम जानते हैं उनसे कि हफ्ता कैसा रहेगा। अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो चलिए इसी से आगाज़ करते हैं सर, कैसा रहेगा हफ्ता, और साइंस के हिसाब से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में, और जो खातून ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है वो बहुत ज़बरदस्त बात की है उन्होंने कि आप इससे अपनी बेहतरी ला सकते हैं इस इल्म से। तो अभी अगर हम ये बात करें पूरे वीक की, आप पूछना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर, कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल।
जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरीज़ वालों से। एरीज़ वालों का कुछ अरसे से तकरीबन 10 अगस्त से जो है ना वीक चल रहा है। वीक इस सेंस में कि वो खर्चे बहुत हो रहे हैं, ठीक है ना, इनकम लेस एक्सपेंडिचर मोर, ठीक है, वो वाला पीरियड चल रहा है। मगर अभी इस हफ्ते में कुछ उनको कहीं ना कहीं से कुछ पैसे मिलने की उम्मीद है, नंबर 1। नंबर 2, अभी उनके जैसे कोई जॉब में कोई हर्डल्स आ रही थी तो वो रुकावटें अब दूर होना शुरू हो गई हैं आज से। आज समझ लें पहला डे है, फर्स्ट डे है उनका, तो वो उनकी रुकावटें जॉब से रिलेटेड वो सही हो गई। जो ख़वातीन हैं उनकी अगर कोई तबीयत में कोई ख़राबी थी या उनकी इन लॉज से कुछ मसले बन रहे थे या प्रोफेशनली अगर कोई उनको कोई सामना हो रहा था रुकावटों का, तो वो आज से ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो है एरीज जो मैं कह रहा हूँ या टॉरस, ये वो जो डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ से या तो असेंडेंट है या उनका मून साइन है, ठीक है, सन साइन की बात नहीं हो रही इस वक्त। ओके। अब हम जाएंगे सेकंड उस पर टॉरस पे। टॉरस वालों का इस वक्त अच्छा भी चल रहा है और थोड़ा सा वो हो रहा है, अंदर से बेचैनी है, बाकी मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, उनको कोई ऐसी फ़िक्र की परेशानी की बात नहीं है, मगर अंदरूनी एक बेचैनी सी है। बाज़ दफ़ा आप कहीं भी जाते हैं कुछ इन्जॉय करने, मगर आपको मज़ा नहीं आता, आप घर आके कहते हैं यार खामा कहीं टाइम ही ज़ाया हुआ, पैसा बर्बाद हुआ। तो सबसे बेस्ट है, उनको चाहिए इन दिनों में चीनी का सदका दें, ठीक है, चूटियों को चीनी डालते हैं, किसी गरीब को, मुस्तहक को, किसी को चीनी दे दें, तो वो टॉरस वालों का बहुत अच्छा है। और उनका भी इस हफ्ते कोई जॉब है, कोई अपना प्रमोशन रुकी हुई है, कोई खातून कोई अपना बिजनेस कर रही हैं या कोई और उनका बच्चों का कोई मामला था स्पेशली, वो मुझे उनका ठीक होता नज़र आ रहा है। एहतियात करनी है तो उनको बस अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड चल रहा है उनका 16 अक्टूबर तक जिसमें उनको गुस्सा फ्लेयर अप हो जाना, लोगों का उनसे बिला वजह लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है ना, लोग उनसे करेंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। थर्ड है हमारा जेमिनाई। जेमिनाई वालों को इस वक्त बहुत अच्छी खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि उनका स्टार काफ़ी तकरीबन आप समझ लें 10 सितंबर से थोड़ा सा वीक था, जो आज कह लें आप पहला दिन है, वो उनका ठीक हो गया। कन्वेंस के मामला ठीक हो सकते हैं, बाइक है, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, एजुकेशन अगर चिल्ड्रंस हैं जो एजुकेशन में अगर उनको रुकावट थी वो दूर होगी। मर्द या ख़वातीन जो अपना घर या ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट कोई मकान चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है इस वक्त। आँख बंद करके इस वक्त ये काम करें। उसके बाद बारी है कैंसर वालों की। कैंसर वालों का थोड़ा सा ये कह लें कि स्लो डाउन हुआ हुआ है चीज़ें, उनके जो उनके हिसाब से चल रही थी अप्रैल ऑनवर्ड चली, जुलाई 28 तक चली, उसके बाद थोड़ा सा रुकावटें ब्रेक लगना शुरू हो गए। वो अब इंशाल्लाह उनकी 23 अक्टूबर से वो ठीक हो जाएगा। मगर इस वीक में उनको एक बहुत अच्छी कहीं से बाहर से कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। किसी ने वीज़ा अप्लाई किया है, इमिग्रेशन अप्लाई की है, किसी का कोई शादी का मतलब बातचीत चल रही होती है, रुक जाती है, तो वो शादी के हवाले से उनकी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई निकाह हो सकता है, कोई रुखसती हो सकती है, इवन के मंगनी भी हो सकती है। उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का ठीक है, इस वक्त अच्छा चल रहा है, उनका प्रमोशन का भी ठीक है, मगर उनका इस वक्त थोड़ा सा ये कह लें कि जो पैसे का सितारा थोड़ा सा वीक चल रहा था वो आज से ठीक हो गया है। तो अब उनको पैसे फाइनेंशियली गेंस का जो है ना पीरियड वो उनका स्टार्ट हो गया इस वीक का स्पेशली। और ख़ास तौर से इस हफ्ते में जिनका मून साइन लियो या असेंडेंट लियो है, उनको कहीं से कोई जॉब की ऑफ़र, कोई काम की ऑफ़र, कोई ट्रैवलिंग उनकी बन सकती है, तो जिससे वो मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स होते नज़र आ रहे हैं। सही है। उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो वालों के तो क्या ही कहने, उनका तो 10th हाउस उनके घर में आया हुआ है खुद, यानी कि काम चलकर आना शुरू हो जाएगा आज से उनका। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका प्रमोशन अगर रुकी हुई थी और वो हो सकती है। जो ख़वातीन कुछ अपनी इन लॉज की तरफ से परेशान थी या बच्चों की एजुकेशन की तरफ से या बच्चों के करियर की वजह से, आज से उनका ठीक होना शुरू हो गया। अच्छा। अब आएगी बारी लिब्रा की। लिब्रा वाले थोड़ा सा जो है ना कोई आप कह लें अप्रैल से कुछ मिला जुला चल रहा है, कुछ अच्छा होता है फिर कुछ बुरा हो जाता है उनके साथ, कुछ बहुत अप एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ अभी मैं ये कहूँगा 15, 16, 16 अक्टूबर तक तो बहुत केयरफुल रहें, ठीक है ना। इसमें हेल्थ वाइज भी ड्राइव कर रहे हैं तो केयरफुली, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत केयरफुली होकर चलें। आपके हिडन एनिमीज़ आपको पीछा कर रहे हैं आपके, तो आप कोई ऐसी बात ना करें। अगर कॉल कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग से डरें क्योंकि आपकी बात कोई टाइप ना हो रही हो। इन चीज़ों से आप करें। शादी अगर रखने जा रहे हैं 15 अक्टूबर से, तो मेरा मशवरा उसको अभी पोस्टपोन कर दें, ठीक है ना। 15-16 के बाद से एकदम टर्न होगा आपका और बहुत अच्छे पॉजिटिव उसमें हो जाएगा। जो आपके रुकावट एनिमीज़ आपके कामों में थी, आपकी हेल्थ इश्यूज़ थे, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सही है।
स्कॉर्पियो वालों के लिए एक अच्छा साइन है, वो चल रहा है उनका, मगर घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है तो पिछले 1 आध महीने से, तो वो थोड़ा सा मोहतात रहें ज़रा लड़ाई झगड़ों से। और 17 या 16 अक्टूबर के बाद से मज़ीद होशियार हो जाएं। वो किस सेंस में, आप माली लेन देन में, आप किसी को लोन दे रहे हैं, किसी ने उधार मांगा, आप कोई सेल परचेज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें बहुत केयरफुली आप डील करें, क्योंकि हो सकता है कि उसमें कोई आपको चीट करने की कोशिश करे। हेल्थ वाइज भी अपना ज़रा सा ख्याल रखें। और उसके बाद बारी है सेगिटेरियस की। सेगिटेरियस वालों का तो अच्छा चल रहा है, मगर 23 अक्टूबर से जब जुपिटर सीधा होगा, अभी वो रेट्रोग्रेड है, स्ट्रेट होगा, जब उल्टी चाल से सीधे में आएगा तो बहुत इनके जो रुकावटें आई हुई थी कुछ अरसे से वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंशियली गेंस भी होना शुरू हो जाएंगे, शादी से रिलेटेड भी, और सबसे बढ़ के इस वक्त उनका आज से करियर का स्टार्ट अच्छा हुआ है। जो जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या जो कोई प्रमोशन उनकी रुकी हुई थी, ड्यू थी, हो नहीं रही थी, वो अब अपने बॉसेस से बात करें तो होगा फ़ायदा उनको। सही है। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन वाला सैटर्न है, सैटर्न वैसे ही उल्टा चल रहा है इस वक्त, वो भी तकरीबन 23 नवंबर को ही गालिबन ठीक होने जा रहा है। तो जब वो सीधा होगा सैटर्न तो कामों में बेहतरी आना शुरू होगी। मगर इस वक्त उनको ये ज़रूर एक अच्छा साइन जो मुझे नज़र आ रहा है कि उनका कहीं अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल आ सकता है, कुछ शादी की बातचीत चल सकती है, मगर उसमें जो उसको कह लें कि फ़ाइनल जो होगी वो 17-16 अक्टूबर के बाद होगी। अभी बस इस तरह की कोई हल्की फुल्की बातचीत चल सकती है। पैसे के मामलात उनके आहिस्ता 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 अपनी बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। अभी तो ब्रेक लगा हुआ है, रुके हुए हैं, जो आ भी रहे होते हैं वो भी रुक जाते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन गैप आया हुआ था, आपने किसी से कुछ बात करनी थी वो आपकी रह गई थी, जो भी बात है वो अब आज से ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो एटलीस्ट आपको कुछ पहले की निस्बत, कुछ पिछले अरसों की निस्बत बहुत बेहतर फील होना शुरू होगा। सही है। उसके बाद बारी एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों का ठीक है, अच्छा चल रहा है, मगर वही वाली बात है, सैटर्न उल्टा है तो वो थोड़े से कामों में रुकावट आती है। हर एक के नहीं आती, देखना पड़ता है कि किन का हॉरोस्कोप कैसा है तो उसके हिसाब से, मगर ओवरऑल देखा जाए तो स्लो हो जाती हैं चीज़ें। ख़ुद भी वैसे भी आजकल ज़रा सुस्त रह रहे होंगे काम काज की वजह से, और थोड़ा सा घर में भी माहौल वो होगा, कोई ना कोई बात में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होंगी। तो ये ज़रा पीरियड गुजर जाने दें। तकरीबन 23 नवंबर उनका ठीक हो जाएगा, मगर 23 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से फाइनेंशियली गेंस इनकी हो रही हैं। इनका भी बहुत बेहतर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 17 अक्टूबर और 23 अक्टूबर से। सही है। फाइनली हम आ गए पाइसिस पे। पाइसिस का भी अच्छा चल रहा है, मगर रेट्रोग्रेड हुआ हुआ उल्टी चाल में जुपिटर, तो वो भी 23 अक्टूबर नज़दीक है, आने वाला है। अभी उनको कहीं से अचानक धन दौलत पैसा मिल सकता है, कोई लॉटरी निकल सकती है, प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, ठीक है, कहीं किसी को पैसे देके भूल गए थे वो मिल सकते हैं, कोई हिस्सा आ सकता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में कि इनका कुछ फ़ायदा हो सकता है, इवन के कोई अच्छा फाइनेंसर आपको मिल सकता है। सही है। तो ये जो अभी पीरियड चल रहा है पाइसेस वालों का बहुत अच्छा है, होने जा रहा है। अभी भी ठीक है, बुरा नहीं है, मगर थोड़ा स्लो हुआ है। तो 23 अक्टूबर से वो बहुत अच्छा होने जा रहा है। फिर 16-17 अक्टूबर को वीनस चेंज हो रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होने जा रहा है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा अजीम साहब, ये तो 12 सितारों की चाल हमने आपसे जानी। मैं लास्ट में एक कॉमेंट आपका चाह रही थी, इलेक्शन के हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं, कोई कह रहे नवंबर में है, कोई कह रहे दिसंबर में है। क्या कहता है इल्मे नजूम, कब हो रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन? इलेक्शंस तो अभी मेरा नहीं ख्याल बिफोर 23 नवंबर होंगे। ठीक है ना, जो होगा 23 नवंबर के बाद ही होगा। तो वो चाहे वो दिसंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, मगर चांसेस कम है अभी। सही है, ठीक है, यानी चांसेस कम है। बेहद शुक्रिया अजीम जाफरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद कर रहे थे। इल्मे नजूम की रोशनी में आपके 12 सितारे क्या कहते हैं ये हमने आपको बताया। बहरहाल हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास ही है कि आपकी तकदीर में क्या है क्या नहीं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब आपसे हम ले रहे हैं इजाज़त, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।